Today we are going to discuss about molecular basis of inheritance. Then how it is important. See what are the different points that we are going to discuss today. सबसे पहले इस टॉपिक में हमें स्टडी करना होता है दैट इज द इस चैप्टर में हमें सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ DNA as a genetic material. DNA as a genetic material. तो ये सबसे पहला पॉइंट होगा इस चैप्टर का, जिसमें हमें ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट उसे हम डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस बट थोड़ा सा एकदम शॉर्टकट उसके जो बेसिक पॉइंट्स है जो याद रखने हैं वो हम डिस्कस करेंगे. देन एवेरी मैक्लॉयड एंड मैककार्टी, इनके जो बायोकेमिकल टेस्ट है. देन थर्ड वन हार्शी एंड चेस द ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट. इन तीनों एक्सपेरिमेंट की वजह से, ये तीन इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया. इसके बाद वी आर डिस्कसिंग अबाउट, later on we will discuss about the structure of the DNA. Okay, structure of the DNA proposed by Watson and Crick. Then structure of DNA के बाद इसका जो फंक्शन है, the function of the DNA, that is DNA replication and transcription. Okay, एंड इसके बाद हमें डिस्कस करना है ट्रांसलेशन प्रोसेस को, और इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए हमें जेनेटिक कोड के बारे में जानना बहुत जरूरी है. जेनेटिक कोड के प्रिंसिपल्स क्या है, डिफरेंट रूल्स क्या है, ओके, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, उसे हम डिस्कस करेंगे. और लास्टली एक पॉइंट बचता है, रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्टिविटी, जीन रेगुलेशन में हमें लैक ओपेरॉन एग्जाम्पल के तौर पर जो निगेटिव रेगुलेशन होता है, ओके, इंड्यूसर ओपेरॉन होता है, इसे हम डिस्कस करेंगे. सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज द हार्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, देन एवेरी मैक्लॉयड मैककार्टी एंड ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. ठीक है. So let us discuss about the first important experiment, that is the Griffith experiment for the discovery of the DNA as the genetic material. एक बात आपको बता दे, जेनेटिक मटेरियल के 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल, इट शोज द रेप्लिकेबिलिटी प्रॉपर्टी. रेप्लिकेबिलिटी प्रॉपर्टी यानी क्या होती है? द जेनेटिक मटेरियल इट सिंथेसाइज इट्स ओन रिप्लिका, वो अपने खुद की रिप्लिका को फॉर्म कर सकता है. तो ये प्रॉपर्टी किसमें है? वेदर इट इज प्रेजेंट इन डीएनए, आरएनए और प्रोटीन. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स तो हम यहाँ पर लेंगे नहीं, ठीक है. सो दैट इज द डीएनए इज एबल टू फॉर्म इट्स ओन रिप्लिका which is identical, that is known as DNA replication process. Then RNA, it is not able to form its replica, okay, but it can form its complementary DNA, that is known as the reverse transcription process, and it occurs in retroviruses, RNA containing viruses. Protein, they do not form their own copy. तो फर्स्ट रिप्लिकेबिलिटी प्रॉपर्टी जो है वो डीएनए में होती है. देन सेकंड वन, द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी. द स्टेबिलिटी which of these out of these 3 different molecule which is more stable to the heat, pH, etc., temperature. तो heat, temperature, pH, इन सब के लिए अगर हमें कंपेयर करेंगे प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को, तो DNA it is stable at various temperature. You might be know that the DNA it get melt at 90 degrees Celsius temperature. मेल्टिंग ऑफ डीएनए का मतलब होता है जो डबल स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, दे गेट सेपरेट, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं.
But as the temperature decreases, these two strands of the DNA, as they are complementary one, they repair once again. ये वापस से फिर से रिपेयर हो जाते हैं, ये वापस फिर से रिपेयर हो जाते हैं. ओके, सो रिप्लिकैब इसे कहते हैं दैट इज द स्टेबिलिटी. और ये जो स्टेबिलिटी होती है इस डीएनए में, ये किसकी वजह से है? द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए इज ड्यू टू थ्री डिफरेंट रीजन. कौन कौन से रीजन है? पहला है द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ द डीएनए दैट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर. सेकेंड वन, DNA containing deoxyribose sugar, that is the ribose sugar. आपको पता है C5H10O5 ये राइबोस शुगर कहलाती है, और ये है डीऑक्सीराइबोस शुगर. यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ CH2OH. तो इन कार्बन नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. जहां पर हमने ओ लिखा है वो सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. बट कार्बन नंबर सेकेंड इट लैक द ऑक्सीजन, तो दैट इज द डीऑक्सीराइबोस शुगर. एंड ड्यू टू दिस डीऑक्सीराइबोस शुगर दिस डीएनए इट इज स्टेबल वन. क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी इट बिकम्स लेस रिएक्टिव देन प्रोटीन एंड आरएनए. तो डीएनए ये लेस रिएक्टिव हो जाता है, ओके, देन आरएनए एंड द प्रोटीन. ये डिफरेंट तरह के रिएक्शन में यहाँ है ऑक्सीजन ना होने के कारण ये किसी भी तरह के इनहिबिटरी रिएक्शन से बच जाता है. ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट वन. सो थर्ड वन है द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार. ओके, जो अभी हमने सबको जो भी आपको बताया गया है इन सभी पर कभी ना कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में एक्सेट्रा. तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग किसके बीच होती है? जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे. न्यूक्लियोटाइड यानी sugar molecule binded with the nitrogen base and phosphate group, it is called the nucleotide. Then ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो नेबरिंग न्यूक्लियोटाइड है, उनके जो कार्बन नंबर थर्ड और कार्बन नंबर दैट इज सेकेंड, वी कैन से द कार्बन नंबर थर्ड and the carbon number fifth. Carbon number 3, the third prime of the sugar and the fifth carbon of the sugar, they involve in the phosphodiester bond formation. तो पोलैरिटी क्या होती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन की? तो इसकी जो पोलैरिटी होती है 3-5- फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की पोलैरिटी 3-5- फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग होती है. ओके, तो ये बात आपको याद रखना है. होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ठीक है, सो इसकी वजह से इन तीन रीजंस की वजह से जो हमारा डीएनए है इट बिकम स्टेबल, ये स्टेबल हो गया है. तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है हेरिडिटी प्रॉपर्टी. ओके, हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी मीन्स द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. ओके, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, इट इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज हेरिडिटी. ओके, सो इसे हम हेरिडिटी कहते हैं. तो ये हेरिडिटी प्रॉपर्टी किसमें है? ओके, ये हेरिडिटी प्रॉपर्टी किसमें है? This hereditary property it is present in the DNA. RNA acts as a genetic material or hereditary material only in RNA containing viruses. सिर्फ वो RNA containing वायरस में ही जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम करता है. ठीक है, कौन? RNA. Otherwise in all the living things, DNA is the genetic material. Okay, DNA is genetic material. जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है दैट इज द
that transfer the character from parent to their offspring, that material it acts as a genetic material. तो वो material जो है वो genetic material होता है. Okay, so अगला point. So next one point is that is ये हुए that is the stability, replicability, then third one property that is hereditary property, और fourth important property है that is the mutation. Okay, mutation. Okay, mutation. So mutation जो है it is the any change that occur in the nucleotide sequence of the gene, it is known as the mutation. So ये mutation जो है ये स्मॉल माइनर लेवल या मेजर लेवल पर हो सकता है, और ये म्यूटेशन डीएनए में हो सकता है. और इस डीएनए में जो म्यूटेशन होते हैं, if the mutation occur in the coding sequences, then it results in the mutation and the different character get affected. If mutation occurs in non-coding gene sequences, then it does not happen any harm to the human. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन सबको आपको याद रखना है. ओके, सो ये है दैट इज द 4 important properties of the genetic material, that is the replicability, heredity, that is stability and mutability. Okay, तो बच्चों आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं, ये जो पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ जो साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बता दें. Watson and Crick, they propose the model of the DNA, and their DNA model is known as the bDNA. That is the basic structure of the DNA composed or proposed by the Watson and Crick, and got the Nobel Prize for that is proposing the models of the DNA. Then Nirenberg with the Hargobind Khurana, okay, Kornberg, what they do, they are involved in the decoding of the genetic codon. जेनेटिक कोडॉन को डिकोड करने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया है. डॉक्टर हरगोबिंद खुराना जो पंजाब से हैं, ओके, देन इन्होंने वर्क किया है आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ द जीन एंड आरएनए में. ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो इसी की वजह से निरेनबर्ग को आर्टिफिशियल आरएनए बनाने में बहुत ज्यादा मदद हुई है. देन बेंजर जो है, बेंजर he has coined 3 different terms. इनके जो टर्म्स है ये पूछे गए हैं, इसे याद रखना. 3 different terms given by the बेंजर. हम जो है आपको जो बता रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके हो चुके हैं, फिर भी हम इसके ये पूरे जो सभी पॉइंट्स हैं उसे हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज इन्होंने 3 डिफरेंट टर्म कॉइन की है, उसे हम कहते हैं दैट इज द मॉडर्न टर्म्स ऑफ द जेनेटिक्स. ओके, सो सिस्ट्रॉन मीन्स द यूनिट, द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज द सिस्ट्रॉन. यानी जीन को इन्होंने सिस्ट्रॉन कहा है क्योंकि जीन इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी. देन सेकेंड वन, Recon is the functional unit of the recombination, and we know that the recombination it is occurred in sexually reproducing organism. Recombination it is occurred generally during the formation of gametes by the process of crossing over in the Pachydin stage. ये आपको पता है. Then third one is the muton. Muton is the functional unit of the, we can say, the mutation. It is the functional unit of the mutation. So mutation जैसे हमने आपको बताया, any abrupt irreversible change that occurs in the hereditary material, that is the gene sequence, is known as the mutation. Okay, so इस तरह के टर्म्स बेंजर इन्होंने कॉइन किए हैं, और इनके सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन, इस टर्म को हम कहते हैं the modern terms of the genetics. The modern terms of the genetics. Then मोनॉड आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे इस मोनॉड के बारे में. हम बता दें आपको, जैकब एंड मोनॉड, these two scientists, they are related with the lac operon. Okay, lac operon
डिस्कवरी ऑफ द लैक ओपेरॉन। ओपेरॉन जीन क्या होता है, ओके इसका लैक ओपेरॉन से क्या संबंध है, लैक ओपेरॉन के 3 डिफरेंट जीन कौन से हैं, वो कौन से एंजाइम बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज किस तरह से होती है, ये लास्ट पॉइंट होगा। So Jacob and Monod, they performed the experiment to study the regulation of the gene, especially the lactose metabolism gene. Then Brainerd जो है, these Brainerd scientists, it is related with the sequence of 3 DNA bases that code for the amino acid. ये ब्रेनर्स का वर्क है। साथ ही साथ इन्होंने वो आरएनए मॉलिक्यूल डिस्कवर किया जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन फॉर द आरएनए, सॉरी राइबोसोम, ओके, और दैट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये ब्रेनर का रोल है, ओके। सो ये डिफरेंट मॉलिकुलर साइंटिस्ट, मॉलिकुलर बायोलॉजी से संबंधित डिफरेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना रोल मीन्स अपना डिफरेंट कंट्रीब्यूशन दिया। तो चलिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे पहला जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो होगा दैट इज द different basic experiment, okay, that the historical background for the discovery of the genetic material, okay। तो 3 बेसिक एक्सपेरिमेंट है। तो हम थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करेंगे जो जो इस एनसीईआरटी में दिया है, ओके, उससे हम थोड़ा सा हटकर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, ओके 1 मिनट। हाँ, so search for the genetic material, तो हम डायरेक्टली सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ओके। और उसके बाद हम जब जेनेटिक मटेरियल पता चल जाएगा तब हम उस जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को स्टडी करेंगे, ओके। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, बेसिक एक्सपेरिमेंट फॉर द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो बच्चों, यहाँ पर जो भी हमने बोल्ड किया है ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। सो Miescher first of all identified the acidic substance present in the first cells of the patient. पेशेंट के फर्स्ट सेल में से एसिडिक सब्सटेंस इन्होंने आइसोलेट किया और उसे न्यूक्लिन नाम दिया। बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। और यही न्यूक्लिन जो है आगे जाकर इट बिकम्स द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल दैट इज द डीएनए। आज हम उस न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं और वो न्यूक्लिक एसिड है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि ये जो न्यूक्लिन है दैट इज डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज द 1928 में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है वो सबसे पहले दैट इज फ्रेडरिक ग्रिफिथ, पेशे से ये एक मेडिकल ऑफिसर थे और 1928 में निमोनिया का बहुत जोर शोर से डिसीज जो है फैल रहा था और कई लोग इससे पीड़ित थे और डेथ भी हो रही थी। तो मेडिकल ऑफिसर होने के नाते इन्हें उस निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट कुछ एंटीबायोटिक मिल सकती है क्या, डिस्कवरी हो सकती है क्या, ये इनका बेसिक एम था। तो उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट, हाँ कहिए। आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही। हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू नाउ? हेलो, यस सर। हाँ, ओके। तो इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए और उनके एक्सपेरिमेंट के जरिए से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस की डिस्कवरी हुई जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन इज द चेंज इन द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बच्चों, हम यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और बैक्टीरिया में स्पेशीज तो होती है मगर सब स्पेशीज या वैरायटीज, सब वैरायटीज, ओके, दैट इज फॉर्मा, फॉर्मा बायोलॉजिका, फॉर्मा कंपेडम और फॉर्मा इंडिविडुअम, इस तरह के जो बिलो द स्पेशीज लेवल के जो कैटेगरीज होते हैं वो नहीं होते, बल्कि यहाँ पर एक
कैटेगरी इस्तेमाल की जाती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है ये बैक्टीरिया के जो स्पेशीज के लोअर कैटेगरी को स्ट्रेन के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर सब स्पेशीज या वैरायटीज ऐसा नहीं होता। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने दैट इज द जो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है इन पर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो हम आपको बता दें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की स्टडी होने से पहले हम आपको बता दें व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्या होता है, द चेंज इन द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू द एंट्री ऑफ जीन और फ्रैगमेंट ऑफ द डीएनए into the cell cytoplasm, it is known as that is transformation। तो इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया जो है अपनी स्ट्रेन चेंज करता है। स्ट्रेन चेंज करता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सपोज दिस वन इज द बैक्टीरिया एंड दिस बैक्टीरिया इट डू नॉट हैव द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं है। ओके या फिर इसमें ओके सपोज इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं है या फिर कोई और चीज। ठीक है, सपोज ये बैक्टीरिया जो है ओके इट लैक द रेजिस्टेंस पावर, इट डू नॉट कॉज द निमोनिया, ये निमोनिया कॉज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसके भीतर जो निमोनिया कॉज करने वाला जीन है वो नहीं है। ओके क्योंकि इनके वॉल पर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। ओके और ये एंटीजन दैट इज लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर होती है, एलपीएस। लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर होती है जो एंटीजन की तरह काम करेगी, और ये लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर जो है वो एंटीजन की तरह काम करेगी, और इसी वजह से इट बिकम्स पैथोजेनिक। और ये अगर लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर ये बहुत ही कॉम्पैक्ट अगर होती है तो उस बैक्टीरिया को हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। ओके कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया यानी क्या है, द बैक्टीरिया दैट इज सराउंडेड विद द कैप्सूल, कैप्सूल दैट इज विच इज कंसिस्ट ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड, जो लिपोपॉलीसैकेराइड से कवर्ड है। ओके और इस बैक्टीरिया को हम कहेंगे स्मूथ बैक्टीरिया। ओके स्मूथ सरफेस बैक्टीरिया, इसे हम एस स्ट्रेन कहेंगे। इसे क्या कहा जाता है, एस स्ट्रेन कहा जाएगा। और वही दूसरा एक बैक्टीरिया है ओके सेम स्पेशीज का है, मगर इनके सरफेस पर लिपोपॉलीसैकेराइड की थिक लेयर नहीं है, और जो एंटीजन मॉलिक्यूल है वो ना होने के कारण इनका सरफेस जो है ये स्मूथ नहीं है। ओके इनका जो सरफेस है वो रफ है, ओके वटेड है, इरेगुलर है, तो इसीलिए इसे हम आर स्ट्रेन कहेंगे, दैट इज रफ स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। ओके सो ये जो दो डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया है, ठीक है, अब इसमें होता क्या है आपको बता दे। सी एक छोटा सा पॉइंट आपको ये बताना है कि सपोज ये अगर एक कोई बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पावर नहीं है अगेंस्ट द एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। एम्पिसिलिन ये आपको पता है, एम्पिसिलिन, कैनामाइसिन, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह वगैरह, तो ये सारे क्या है, दैट इज एंटीबायोटिक। सपोज ये एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है और इस बैक्टीरिया का जो कल्चर है ओके इस बैक्टीरिया का जो कल्चर है इस टेस्ट ट्यूब में, ओके सो ये इस टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया का कल्चर है ओके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन देन। और ये एक पेट्री डिश है और इस पेट्री डिश में हमने न्यूट्रिएंट अगार मीडियम बनाया है, और ये जो न्यूट्रिएंट अगार मीडियम बनाया है इस न्यूट्रिएंट अगार मीडियम में एम्पिसिलिन एडेड है। क्या एडेड है, एम्पिसिलिन, दैट इज एंटीबायोटिक एडेड है। अब हमने क्या किया, अब हमने इस न्यूट्रिएंट मीडियम में से जो ये जो बैक्टीरियल कल्चर है उसे हमने उसका ड्रॉप लिया है और उसे यहाँ स्प्रेड किया है। ठीक है, उसे इवनली स्प्रेड किया है, और स्प्रेड करने के बाद यहाँ पर इस बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो एम्पिसिलिन है इस एम्पिसिलिन के अगेंस्ट ये बैक्टीरिया जो है वो नहीं लड़ सकता। इनकी सेल वॉल को ये एम्पिसिलिन फॉर्म नहीं होने देगा,
और सेल वॉल फॉर्म ना होने के कारण ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इन बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने इस बैक्टीरिया को, इनमें से कुछ बैक्टीरिया लिए है और इस बैक्टीरिया में हमने क्या किया, एक ऐसा जीन इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जो एम्पीसिलिन को रेजिस्टेंस करता है। तो रेजिस्टेंस प्लास्मिड हमने इसमें ऐड किया है। सपोज हम आपको बता दें कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमने एक जीन यहाँ पर ट्रांसफर किया है, दैट इज प्लास्मिड एड यहाँ पर ट्रांसफर किया है इस बैक्टीरिया में। ओके, तो इस बैक्टीरिया का ये कल्चर है और इस कल्चर मीडियम को भी हमने क्या किया, ये जो कल्चर मीडियम है इसे हमने क्या किया है, ओके, इसे हमने दैट इज इसे हमने इस दैट इज पेट्री डिश, इस न्यूट्रिएंट अगार मीडियम जिसमें एम्पिसिलिन ऐड किया हुआ है, इसमें हमने इस न्यूट्रिएंट मीडियम को, ओके, बैक्टीरियल कल्चर को हमने इवनली स्प्रेड किया है। अब बताइए ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं? हाँ, अब ग्रोथ यहाँ पर होगी। व्हाई द ग्रोथ ऑकर्स, ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि ग्रोथ इसलिए होता है क्योंकि अब ये बैक्टीरिया जो है ये पहले की तरह नहीं रहा है, इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। क्यों ट्रांसफॉर्म किया है? क्योंकि इसके भीतर एक नया जीन ट्रांसफर किया गया है, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन ऐड किया गया है, जिस वजह से इन बैक्टीरिया की ग्रोथ पॉसिबल होगी। ठीक है, पहले इस बैक्टीरिया की ग्रोथ पॉसिबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं था, इस वजह से ये बैक्टीरियल कल्चर ग्रो नहीं हुआ न्यूट्रिएंट अगार मीडियम पर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है, मगर ये एक्सपेरिमेंट जो है, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस की डिस्कवरी हुई है, जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया में, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। Transformation, transformation is the genetic recombination in bacteria that occurs due to the entry of gene or fragment of the DNA from medium into the bacterial cell, and the bacterial cell, it changes its strain. It is known as the transformation process. It is known as the transformation process. तो बच्चों, आपको इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का या ट्रांसफॉर्मेशन का एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट बता दे। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ये दैट इज मेडिकल ऑफिसर थे, इन्हें डिस्कवर करना था कि कोई एंटीबायोटिक अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है। इसमें दो तरह के स्ट्रेन होते हैं, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन को हम रफ स्ट्रेन कहते हैं, जो नॉन पैथोजेनिक होती है। ओके, जो नॉन पैथोजेनिक होती है। एस स्ट्रेन, इट इज पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक मीन्स इट डू नॉट कॉज द pneumonia to the mammals. It do not cause the pneumonia to the mammals. Pathogenic means the smooth strain, it causes pneumonia to the mammals. Okay, and due to the pneumonia, the death may occur. Okay, so इसका बेसिक पॉइंट ऐसा है कि अगर किसी आर स्ट्रेन में एस स्ट्रेन का डीएनए अगर इंटर हो जाता है, एस स्ट्रेन का डीएनए अगर इंटर हो जाता है, ओके, एस स्ट्रेन का अगर डीएनए इंटर हो जाएगा, तब इस आर स्ट्रेन इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू एस स्ट्रेन। तो आर स्ट्रेन ये एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके, आर स्ट्रेन जो है ये किस में तब्दील हो जाएगा? इट ट्रांसफॉर्म इनटू द एस स्ट्रेन, मींस नॉन पैथोजेनिक से इट बिकम्स पैथोजेनिक। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में नजर आया ग्रिफिथ इन्हें। पहले ग्रिफिथ इन्होंने क्या किया? ग्रिफिथ इन्होंने अपने 4 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एस स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू द माइस एज द एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। तो माइस वर गेट डाइड ड्यू टू द निमोनिया। ओके, निमोनिया से ये डेथ हो गई है, माइस गेट डाइड। आर स्ट्रेन इफ इट इज इंजेक्टेड इनटू द माइस वर रिमेन लाइव, तो वो जिंदा रहे थे। ठीक है, सो जिंदा रहे, इसका मतलब ये है कि आर स्ट्रेन इट इज हार्मफुल, इट कॉजेस निमोनिया
and R strain, it is not harmful, non pathogenic, it do not cause the pneumonia to the mammals. ठीक है, तो इसे हम इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज ये रेफरेंसेस है, ये रेफरेंस एक्सपेरिमेंट है। फिर उन्होंने इस रेफरेंस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज किया। कैसे किया? ये जो एस्ट्रेन है, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था एस्ट्रेन वाला, उसे उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। इसे हम कहेंगे ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट। सो एस्ट्रेन, it is changed into the, it is turned into the heat killed एस्ट्रेन, HKS। तो इसका मतलब क्या है? जो एस्ट्रेन जिसकी वजह से माइस वर गेट डाइड, चूहे मर गए थे, तो उन्होंने क्या किया, इस एस्ट्रेन को हीट ट्रीटमेंट दी। इसमें एस्ट्रेन है बैक्टीरिया का डिप्लोकोकस, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या कहीं कहीं पर आपको ओल्ड टर्म दैट इज डिप्लोकोकस निमोनी ये भी नजर आती है। इसे हीटिंग की है, ओके। हीट ट्रीटमेंट देने की वजह से हुआ यूं कि ये जो एस्ट्रेन है, इसकी जो लिपोपॉलीसैकेराइड है, ये रप्चर हो गई है, इस पर माइन्यूट पोर्स हो गए हैं, और पोर्स होने के कारण इसके भीतर जो सॉल्यूशन है, मीडियम है, वो इंटर हो गया है, और ये सेल बर्स्ट हो गई है, और सभी का सभी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ये मीडियम में चला गया है, ओके। और ये सेल जो है वो काम नहीं कर रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं करेगी। सो इसे कहते हैं हीट किल्ड एस्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। तो हीट किल्ड को उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया, और इंजेक्ट करने के बाद चूहे थे वो जिंदा रहे थे, वो किल नहीं हुए थे। इसका मतलब हीट किल्ड एस्ट्रेन इज नॉन पैथोजेनिक, ये नॉन पैथोजेनिक है, ओके। फिर इसके बाद हीट किल्ड एस्ट्रेन को उन्होंने क्या किया, इस हीट किल्ड एस्ट्रेन को इन्होंने नॉर्मल आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, आर स्ट्रेन वॉल्यूम में ट्रांसफर किया, ओके। इसे आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, ओके। मिक्स करने के बाद आफ्टर मिक्सिंग इनका इंक्यूबेशन पीरियड होने दिया, ठीक है। मिक्सिंग करने के बाद ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ एस्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन, इसे इंजेक्ट किया माइस में, और देखा गया कि माइस वेर गेट डाइड। अरे ये माइस, यहाँ पर क्यों माइस की डेथ हो गई थे, चूहे यहाँ पर क्यों मर गए थे, क्या रीजन था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या रीजन था, ओके। सो इसके पीछे क्या रीजन था होगा, सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो इसके पीछे रीजन ये था कि व्हाई डज द माइस वेर नॉट गेट डाइड, इसलिए व्हाई द माइस गेट डाइड, सॉरी, माइस तो यहाँ पर रिमेन लाइव थे, यहाँ पर डेथ हो गई है। ऐसा हुआ यूं कि हीट किल्ड एस्ट्रेन को, ओके, हीट किल्ड एस्ट्रेन की ये जो कल्चर ट्यूब थी, इस मीडियम में डीएनए थे, किसके, हीट किल्ड एस्ट्रेन के, यानी एस्ट्रेन के डीएनए थे। जब इन्हें मिक्स किया गया, और मिक्स करने के बाद जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया होते हैं, इस आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में एस्ट्रेन, ये मीडियम से जो डीएनए है किसका, एस्ट्रेन का, वो इंटर हो गया है, और इसकी एंट्री की वजह से आर स्ट्रेन को उसने बदल दिया, आर स्ट्रेन को उसने एस्ट्रेन में तब्दील कर दिया। आर स्ट्रेन, इट इज मॉडिफाइड इनटू द एस्ट्रेन, यानी इसी वजह से चूहे जो है वो मर गए थे निमोनिया से। मगर अब उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो मीडियम में से जो मॉलिक्यूल इस आर स्ट्रेन में इंटर हुआ है, और जिसकी वजह से आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया है, इस मीडियम में ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल था, वेदर इट इज प्रोटीन, वेदर इट इज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन,